नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो एक पहले वीडियो मैं बनाया था उसका सेकंड पार्ट लेकर के जो है मैं फिर से उपलब्ध हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है मैंने पूरा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्नों को नहीं रख पाया था और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें भी जो है पूरा नहीं आया, तो इसका पार्ट 3 भी आएगा। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जाने से पहले एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास ये वीडियो पहुंच जाए। जो भी शास्त्रीय नीति से संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, सबका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पूर्ण रूप से तैयार होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने उधर शास्त्रीय नृत्य की तरफ से। शास्त्रीय नृत्य ये आ चुका है स्क्रीन पे, तो माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो वहाँ पे ख़त्म किए थे, अब उसके आगे हम लोग जो है शुरू करते हैं। ये आज का टॉपिक है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो सभी लोग को पता होगा कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचैलापुरम के नाम पर रखा गया। ठीक है, आंध्र अगर आपसे पूछे कुचिपुड़ी जो है नाम कैसे पड़ा, तो वहाँ पे कुचैलापुरम गांव है, उसी के नाम पर रखा, जिसे कुचैलापुरम। ठीक है, और कहाँ पे, कृष्णा जिले के एक गांव के। ठीक है, तो ये कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का। सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है और जो बच्चे लोग हैं गलत करके चले आते हैं। जो मेरे प्यारे भाई बहन लोग हैं कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में जो है गलत कर देते। तो आइए मैं आज आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग गलतियाँ ना करें। तो यह भाषण माइम मतलब भाषण मतलब माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, भाषण को और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है कुचिपुड़ी। और भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें जो भी जो नृत्य करते हैं, जो भी इसमें वाक करते हैं, मतलब पढ़ते हैं गाते हैं, वो भागवत पुराण के आधार पर होता है। ठीक है, और पीतल की तस्तरी में पैर रखकर, ठीक है, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। ठीक है, आप पूछेंगे कुचिपुड़ी किस पे नृत्य किया जाता है, तो पीतल की तस्तरी पे, नीचे रहता है पीतल की एक थाली रहती है, उसी पे जो है खड़े होके नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो तरंगम कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने के प्रश्न को क्या कहा जाता है, तो तरंगम कहा जाता है। ठीक है, तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं समपाद, मंडी कोप्पू, कंतेरा, नागबंध। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो पैरों की मुद्राएं कैसी रहती है, तो समपाद और मंडी कोप्पू और कंतेरा। ठीक है, समपाद, मंडी कोप्पू, कंतेरा और नागबंध होती है। ठीक है, तो आइए आप सभी लोग इसके साथ ले चुके होंगे, चलते हैं आगे चलते हैं। इसमें जो है कर्नाटक संगीत पेश है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो है उत्तर भारत का अगर पूछे और दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत में क्या है, तो आपका कर्नाटक संगीत है और इधर उत्तर भारत में जो है आपका हिंदुस्तानी संगीत है। ठीक है, मैं पिछली वीडियो आपको बताया था। तो आप जो भाई बहन नहीं देखे होंगे, आप पुराना वीडियो देख के ही जो है हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे। तो इसमें जो होता है वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। ठीक है, और सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी का आदि गुरु कौन है, तो सिद्धेंद्र योगी हैं जो कुचिपुड़ी के आदि गुरु माने जाते हैं। इन्होंने भामा कल्पम नाटक की रचना की थी। इन्होंने किसकी रचना की थी, तो भामा कल्पम नाटक की रचना की थी जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार मैं पुनः बताता हूँ, सिद्धेंद्र योगी जो हैं कुचिपुड़ी के क्या माने जाते हैं, तो आदि गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने भामा कल्पम नामक जो है नाटक की रचना की थी जो किस पे आधारित है, तो कुचिपुड़ी पे आधारित है। नृतकों को भगवान तालु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो नृतक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो भगवान तालु के नाम से जाना जाता है। सोलाकद, ठीक है, सोलाकद या पताक्षर, इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल है। ठीक है, काउत्वम, ठीक है, काउत्वम, इसमें व्यापक कलाबाजियों मतलब हवाई करतब सम्मिलित की जाती है। कुचिपुड़ी में जो है हवाई करतब जो है वो ज़्यादातर इसमें दिखाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैं उस पर लिख दिया हूँ, तो आप सभी लोग जो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। मंडूक शब्दम, मतलब मंडूक शब्दम का अर्थ है एक मेढक की कहानी को कहता है।
ठीक है। तो इसे जब नृत्य किया जाता है तो एक जो व्यक्ति बैठा रहता है तो किसकी कहानी सुनाता है, तो मेढक की कहानी को सुनाता है। और जल चित्र नृत्यम, तो जल चित्र नृत्यम है, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। ठीक है, जल चित्र नृत्यम में जो है इस कलाकार जो अपने पैर के अंगूठों से क्या करता है, सतह पर चित्र बनाता है। और पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कुचिपुड़ी में जो पुरुष पोशाक पहनते उसे क्या कहा जाता है, तो बगलबंदी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कथक, अभी मैंने आपको कुचिपुड़ी का बताया जो आंध्र प्रदेश का था। अब सभी लोगों को पता होगा कथक कहाँ का है, बताइए। एक कथकली और एक कथक, आप सभी लोग जो है इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कथकली पूछे तो आपका केरल का है, अगर कथक पूछे तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आप इससे कभी घबराइएगा मत। और मोहिनी अट्टम जो है वो भी आपका केरल का ही नृत्य है। कथक, इसका अन्य नाम है नटवरी कथाकारों का नृत्य। ठीक है, क्या नाम है, नटवरी कथाकारों का नृत्य है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। ठीक है, कथक जो है हमारी जो राधा रानी और कृष्ण भगवान हैं उनकी कथाओं पर आधारित होता है। इसमें घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। अगर आपसे पूछे कथक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, घुंघरू और चक्कर होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, इसे पढ़ंत कहा जाता है। क्या कहता है, पढ़ंत कहा जाता है। ठीक है, कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। अगर आपसे पूछे कथक नृत्य का वेशभूषा कैसा होता है, तो अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार होता है। ठीक है, और यह नृत्य लखनऊ घराना, आपसे पूछे कहाँ से, तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना सबसे पुराना, और चौथा है रायगढ़ घराना। ठीक है, वहाँ से प्रचलित। जैसे कि आप जानते होंगे कि नृत्य कैसे आता है, तो किसी घराने से जो होता है जहाँ से सब पीढ़ी दर पीढ़ी सीख के वहाँ से आगे सब निकलते रहते हैं, तो वही। तो लखनऊ घराना जो फेमस था, जयपुर घराना फेमस था, और सबसे पुराना घराना जो है बनारस घराना है। ठीक है, और रायगढ़ घराना। ठीक है, 4 घराने जो थे कथक के लिए प्रमुख है। ठीक है, आप सभी नोट कीजिएगा। आपसे अगर कई परीक्षा पूछे तो कौन कौन से हैं 4 घर, तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। अगर इनमें पूछे सबसे पुराना कौन है, तो बनारस घराना है। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे। तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के, ठीक है, लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, कथक जो एक तरह से अपने उसके मतलब विलुप्ति के कगार पे चला गया था, मतलब उसको सब भूल रहे थे धीरे धीरे, परंतु इसको 20वीं शताब्दी में पुनः जीवित किसने किया है, तो लेडी लीला सोखे ने। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछे किसने इसको पुनर्जीवित किया है, तो लेडी लीला सोखे। ठीक है, कब, 20वीं शताब्दी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए। किसको, तो कथक को। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख विषय हैं वैष्णववाद से जुड़े होते हैं। अगर आपसे पूछे कथक की शास्त्रीय शैली किससे जुड़ी है, तो वैष्णववाद से जुड़ी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका वर्तमान स्वरूप जो है मुगल परंपरा पर आधारित है। ठीक है, इसको जो है जब मुगल शासन हो गया था, कब से, 1526। ठीक है, 26 से लेके 1857 तक। ठीक है, यहाँ तब तक जो है मुगल परंपरा पर ये आधारित था। ठीक है, तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं। कथकली, मैं अभी बताया आपको, कथकली जो है, कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, और कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, इसको जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो कथकली है इसको सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, और लेकिन वर्तमान समय में इसमें स्त्रियां भी भाग लेने लगी हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे तो ऐसा कौन सा जो है नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसको पुरुषों द्वारा ही सिर्फ किया जाता था, तो कथकली को। कहाँ का, तो केरल का। ठीक है, इसमें रामायण महाभारत इसके आधार, इसमें जो रामायण में जो सब कुछ घटित घटनाएं हैं, महाभारत द्वारा जो घटित घटनाएं हैं, उसके बारे में जो है इसमें कथकली में सब किया जाता है। जो नायक होता है उसको क्या कहा जाता है, अगर पूछे तो पाचा, नायक को पाचा और खलनायक को कथी। ठीक है, जैसे रावण हो गए तो रावण को क्या कहा जाता था, तो कथी, क्योंकि वो खलनायक हैं, और जो श्री राम है हमारे प्रभु श्री राम, तो उनको क्या कहा जाता था, तो पाचा, क्योंकि वो नायक थे, वो हीरो थे, और ये विलन। ठीक है, तो विलन को क्या कहा जाता था, कथी कहा जाता था, और नायक को पाचा कहा जाता था। ठीक है, किस पे कहा जाता था, तो कथकली, वो भी कहाँ की है, तो केरल की है। ठीक है,
इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता था। ठीक है, अगर इसमें पूछे तो किसका, चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया था। नाट्य स्थान जो है थिएटर जहाँ पे नाटक को प्रदर्शित किया जाता था उसे कुट्टम पालम कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जहाँ पे नाटक का स्थान मतलब नाटक को प्रदर्शित किया जाता है जहाँ पे दर्शक लोग देखते हैं तो उसे कुट्टम पालम के नाम से जाना जाता था। ठीक, किस नाम से, तो कुट्टम पालम के नाम से। आइए चलते आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत जो है केली कुट्टू, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है कथकली की केली कुट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है, तो केली कुट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है, तो केरल के सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको इसके साथ ले लीजिएगा। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं हैं। अगर आपसे पूछे कथकली में कितनी मुख्य मुद्राएं हैं तो 24। ठीक है, तो मैं आज जो है सारे जो भी अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं इनके डीप नॉलेज में तो मैं उनको भी यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर कर दूंगा। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है, इडक्का मतलब 3 संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाए। पहला इडक्का है, फिर चिंदा है और मडालाम है। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। अगर आपसे पूछे कि आकाश तत्व का प्रतीक कौन है तो कथकली है। ठीक है, कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि प्रवलम, ठीक है, अर्थात ये केरल की, ठीक है, केरल, ठीक है, मणि प्रवलम केरल अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। ठीक है, संस्कृत का मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता था। ठीक है, किसका, ये जो मणि प्रवलम है ये केरल की, ठीक है, केरल, और ये मलयालम जो भाषा है और संस्कृत का जो है उसका मिश्रण होता था। ठीक है, तो आप सब इसकी साथ ले चुके हैं। आइए चलते आगे बढ़ते हैं। गीतों के शब्दों को अट्ट कथा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो अट्ट कथा, जो गीतों के शब्द होते थे उसको अट्ट कथा कहा जाता था। कलासम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार। अगर आपसे पूछे कथकली नृत्य के प्रकार कौन है तो कलासम है और नलचरितम, 2 यही इसके प्रकार है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। क्या है, यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है जिसे लिटरेचर मतलब साहित्यम, म्यूजिक मतलब संगीतम, पेंटिंग मतलब चित्रम, एक्टिंग मतलब नाट्यम और नृत्य मतलब नृत्यम। ठीक है, यही इसके 5 वो हैं। ठीक है, तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको इसको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। आइए चलते आगे चलते हैं। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता था। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। ठीक है, जो होता है इसमें 5 प्रकार के वेशभूषा के लिए, जैसे एक पहला पाचा, काठी, थड़ी, कारी और मुनुक्कू। ठीक है, मुनुक्कू अलग अलग रंगों के श्रृंगार से अपना महत्व होता था। इसमें जो है जो भी अलग अलग कलर के, कोई लाल, कोई सफ़ेद टाइप की सफ़ेद दाढ़ी जिसकी रहती थी इस मुकुट में, तो उसका भी एक अलग अपना वो रहता था, मतलब कि किस लिए उसकी सफ़ेद दाढ़ी है तो बताते हैं। तो हरा रंग जो है कुलीनता, ठीक है, हरा रंग जो लोग हरे रंग का प्रयोग करते थे उसमें तो कुलीनता का। ठीक है, देवत्व और सद्गुण इंगित करता था। जो हरे रंग का होता था वो कुलीनता, तो उसमें देवत्व और सद्गुण इंगित करता था, बताता था। ठीक है, नाक की बगल में जो लाल धब्बे होते थे वो किसके लिए, राजसी मतलब गौरव इंगित करता था। जितने लाल के जैसे उंगलियों से 2 लकीर टाइप के रहते थे तो उसको जो थे क्या कहते थे, धब्बे राजसी गौरव इंगित करता था। ठीक है, नाक के बगल में, तो अगर इसकी फ़ोटो नहीं है नहीं तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता। तो नाक के बगल में जो है लाल धब्बे राशि गौरव इंगित करता था। ठीक है, तो आप सभी नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। और बुराई और दुष्टता इंगित करने वाली जो रंग था वो क्या था, तो काला रंग था। क्या था, काला रंग। ठीक है, काला रंग जो उस पर लगाते तो किसको इंगित करता था, बुराई और दुष्टता को। ठीक है, उपयोग किया जाता था। और पीला रंग जो है संतों और महिलाओं के लिए होता था। जो पीले रंग का प्रयोग करते थे वो संतों और महिलाओं के लिए। भी सभी काफ़ी देखिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको जो है नोट करते जाइएगा। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा जो था बुराई को इंगित करता था। ठीक है, पहले के समय जो इस नृत्य में जो पूरी तरह लाल रंग होता था वो बुराई को इंगित करता था। ठीक है, किसमें, कथकली में। सफ़ेद दाढ़ी, मैं आपको बताया था अभी, सफ़ेद दाढ़ी का जो होता था उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता था। जैसे जो सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, जो ऋषि मुनि जो रहते थे भव्य, तो उनको कौन किसके द्वारा दर्शाया जाता था, तो सफ़ेद दाढ़ी मतलब उच्चतर चेतना जो इन सब से परे हो।
जो सामाजिक की भावना है, इसमें जो दुष्टता, ये सब जितनी बुराइयां हैं उन सब से जो परे रहता था, उसको उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता था। कौन? तो सफ़ेद दाढ़ी करता था। आप सब लोग स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे। आइए चलते हैं आगे। मोहिनी अट्टम, मैंने आपको बताया था कथकली और जो है मोहिनी अट्टम, ये दोनों कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। ठीक है, केरल के, ठीक है, ये दोनों केरल के हैं। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। ठीक है, आप मोहिनी जानते ही हैं। मोहिनी से कहाँ से शुरू हुआ है? तो भगवान जब विष्णु ने अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए, देवताओं को पिलाने के लिए जब उन्होंने मोहिनी रूप का धारण किया था, तो ही है इसमें उन्हीं की कहानी के आधारित जो होता है इस पर नृत्य होता है। ठीक है, मोहिनी अर्थात सुंदर स्त्री और अट्टम मतलब नृत्य। ठीक है, आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। एकल महिला द्वारा ये जो नृत्य यहाँ पे आ गया, क्योंकि मोहिनी का रूप तो भगवान विष्णु ने धारण किया था, बस वो अकेले थे, तो एकल महिला के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगे होते हैं। अगर सफ़ेद फूल नहीं होंगे तो कैसे वो राक्षसों को लुभा पाते? तो इसके लिए जो है भगवान विष्णु ने अपने बालों में सफ़ेद मोहिनी के चमेली के फूल लगाए थे। ठीक है, इस नृत्य में केरल कसाऊ साड़ी पहनती हैं। ठीक है, इसमें जो नृत्य करती है महिलाएं वो कौन सी? केरल की कसाऊ साड़ी, उसका नाम है कसाऊ साड़ी पहना करती हैं। ठीक है, इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ मिलता है। अगर आपसे पूछे मोहिनी अट्टम का जो है उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो व्यवहार माला। ठीक है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, व्यवहार माला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी है। मैं अभी पहले आपको बताया था किसकी, तो उनके जो स्त्री रूप जब धारण किए थे तो उसकी कहानी पर ये आधारित होता है। ठीक है, मोहिनी। इसे जादूगरनी का भी नृत्य कहा जाता है। अगर जादूगरनी का नृत्य नहीं रहता तो कैसे राक्षसों को अपनी सुंदरता में मोह लेते? उन्होंने नृत्य के द्वारा ही जो है उनको मोह लिया और मदिरा का पान उनको कराया, और जो अमृत है वो देवताओं को उसका पान करा दिया था। तो आइए चलते आगे चलते हैं। लेकिन उसमें से एक राक्षस ने छल करके जो है राहु के द्वारा जो है अमृत को पी लिया था। आइए चलते आगे। इसमें भी मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। मणिप्रवलम अर्थात जो है संस्कृत और मलयालम, अभी पीछे मैं बताया था, तो संस्कृत और मलयालम का। ठीक है, देवीति चिहायम, नंगई नाटकम और दासी यूहुम इस नृत्य के रूप हैं। ठीक है, इस नृत्य के रूप यही हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, परंतु इसका ये इंपॉर्टेंट, इसकी भाषा अगर आपसे पूछे तो मणिप्रवलम। अगर आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछता है मोहिनी अट्टम की जो है नृत्य की क्या भाषाएं हैं उसमें, तो मणिप्रवलम है, अर्थात कई बार दे देगा मलयालम और संस्कृत। ठीक है, तो मलयालम और संस्कृत। आइए चलते आगे चलते हैं। सत्रिया, मैं आपको बताया था सबसे आधुनिक जो है, नए में जो है इसको सन 2000 में जोड़ा गया था सत्रिया। ठीक है, सबसे नवीन भारतीय वो है। ठीक है, तो क्या है? सत्रिया असम की। ठीक है, मैं बताता हूँ। सत्रिया जो है ये असम की है। ठीक है, इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया था। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष हुई थी। कब हुई थी इसकी? 500 वर्ष पहले हुई थी। संस्थापक श्रीमंत शंकर देव है। अगर आपसे पूछे कि सत्रिया के संस्थापक कौन है, तो श्रीमंत शंकर देव है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब ये परीक्षा में पूछा जाता है। असम के वैष्णव मठों के विकसित नृत्य हैं। इसमें क्या है? तो इसमें असम के वैष्णव मठों के विस्तृत नृत्य हैं। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए इसको लाया गया है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो उसको क्या कहते हैं? भांगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांगी। और जब स्त्री करती है तो उसे सीमांगी, ठीक है, सीमांगी कहा जाता है। ठीक है, यह नृत्य भोकोत मतलब पुरुष भिक्षुओं पर आधारित है। किस पे? पुरुष भिक्षु पे। अगर आपसे पूछे कि सत्रिया जो है उसमें जब पुरुष नृत्य करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो भांगी कहा जाता है। और जब स्त्री नृत्य को करती है तो सीमांगी कहा जाता है। और इस नृत्य में जो है भोकोत मतलब पुरुष जो भिक्षु होते हैं उनको उसमें द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसको दर्शाया जाता है। आप सभी इसकी साथ ले चुके होंगे। आइए चलते हैं आगे। इसमें बोर गीत, क्या इसमें जो है सत्रिया में बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीन शॉट लीजिएगा। बोर गीत जो है संगीत का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसमें? सत्रिया में। ठीक है, किसमें? सत्रिया में। ठीक है, नृत्य का भावना भाग है भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित
है। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ किस पे आधारित है, तो भगवान श्री कृष्ण के उस पर। माटी अखोरा, माटी अखोरा का अर्थ है रूप का संबंध सत्या नित्य से है। जो रूप है उसका संबंध सत्या नित्य से है। इसका अर्थ है मिट्टी पर व्यायाम करना। ठीक है, अगर आपसे पूछे माटी अखोरा का क्या संबंध है, मतलब इसका अर्थ क्या है, तो मिट्टी पर व्यायाम करना है। ठीक है, आप सभी इसकी स्टार्ट ले लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे। शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ शास्त्रीय के जो प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम से संबंधित। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन हैं, तो लीला सैमसन, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुणदेल। ठीक है, इनको जो है 2017 में गूगल डोडेल ने प्रयोग किया था। जैसे कि गूगल पे जब आप कभी गूगल साइट ओपन करते हैं तो उसमें जो छोटा 24 घंटे के लिए किसी की एक फ़ोटो आती रहती है, तो उसमें जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है उसमें उनकी फ़ोटो जो है ली गई थी। और एक को जो है इन लोगों को उसमें जो है भारत जो है पद्म भूषण से इनको समझ के, तो आपको सभी को मैं बता दूं सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है। पहले पे जो है भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है, काफ़ी कई बार पूछा जाता है कि कौन से इनको क्रमवार आप वो कर दीजिए। तो दूसरे पे है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, विभूषण। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। और तीसरे पे है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण, भूषण। और तीसरे चौथे पे है पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। इसको सही से लिख देता हूँ, पद्मश्री। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछे कराऊँ सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत रत्न है, उसके बाद दूसरे पे है पद्म विभूषण है, फिर उसके बाद पद्म भूषण है और चौथे पे पद्मश्री है। देखिए पहले आए भारत रत्न, उसके बाद फिर बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर अंत में उससे छोटा। ठीक है, तो इसके भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है, तो लीला सैमसन है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं और रुक्मणी देवी अरुणदेल है। ठीक है, इनको जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक है, और राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी हैं, कौन है, तो रुक्मणी देवी अरुणदेल है। ठीक है, तो राज्यसभा अगर आपसे पूछे प्रश्न की राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन है, तो रुक्मणी देवी अरुणदेल। ठीक है, यही है। ठीक है, और इन्हीं को जो है ये किया गया था। आगे चलते हैं, आप इसकी साथ ले चुके होंगे। ओडिसी से संबंधित कलाकार, जो ओडिसी नृत्य है उससे संबंधित, ओडिसी कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। ठीक है, इसमें सोनल मानसिंह है। ठीक है, कौन, सोनल मानसिंह। आपसे पूछता है कि सोनल मानसिंह जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी से। इनको 1992 में सबसे कम उम्र में क्या मिला था, पद्म भूषण। ठीक है, पहले पे मैं आपको बताया था भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर उसके बाद तीसरा जो नंबर का आता है पद्म भूषण, उस पुरस्कार से इनको सम्मानित कब किया गया था, तो 1992 में सबसे कम उम्र में। ठीक है, सोनल मानसिंह महिला है। ठीक है, और 2003 में सबसे कम उम्र में इनको पद्म विभूषण भी मिला। अगर आपसे पूछे कि सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था, तो 2003 में, और पद्म भूषण कब मिला था, तो 1992 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर वैजंती माला को, ठीक है, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था। ठीक है, अगर पूछे सबसे कम उम्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार किसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मिला था, तो वैजंती माला को। ठीक है, ये जो भी टॉपिक हैं ये सभी आपके इंपॉर्टेंट, आप इसको इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा। ठीक है, सबसे कम उम्र में, और सबसे कम उम्र में ही जो है पद्म भूषण सोनल मानसिंह को, और उससे भी कम उम्र में जो है पद्म विभूषण, ये दोनों जो है अवार्ड पाने वाली जो है 1992 और 2003 में पाने वाली कौन है, ओडिसी संगीत से संबंधित सोनल मानसिंह है। और वैजंती माला जो है ये भी ओडिसी संगीत से ही संबंधित है। ठीक है, इनको जो है सबसे कम उम्र में क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। तो आइए आगे चलते हैं, आप सभी नोट कर चुके हैं, इसके साथ ले चुके हैं। फिर इसके बाद है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई को है संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी थी। ठीक, आपसे अगर पूछे कि संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी कौन है, तो मृणालिनी साराभाई हैं। इनको 2018 को जो है, उधर मैंने कुछ आपको बता नहीं पाया था, तो इनको 2018 में जो है गूगल डोडेल में, ठीक है, इनके जो एक फ़ोटो लगी थी 2018 में, आप सभी 2018 का उसका अगर चेक करेंगे तो गूगल के ऊपर एक छोटी सी फ़ोटो लगती है, आप जब गूगल साइट खोलेंगे तो वहाँ पे आता है, तो सिर्फ 24 घंटे के लिए जो है इनके एक फ़ोटो को जो है उस पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है। ठीक है, किसको, मृणालिनी साराभाई को। फ्रेंच पाल्मे डी ओर अवार्ड 1997 में इन्हीं को मिला था। ठीक है, आपसे अगर पूछे फ्रेंच पाल्मे डी ओर अवार्ड 1977 में किसे मिला था, तो इन्हीं को मिला। पद्म भूषण कब पाई थी, तो 1992 में पाई थी।
और निशा गांधी पुरस्कार केरल का है। निशा गांधी पुरस्कार से पूछे कहाँ का, तो केरल का है। कब मिला था इनको, 2013 में मिला था। किसको, मृणाली साराभाई को। ठीक है, आप ये सभी जो है इसको नोट कीजिए, ये भी जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उधर मैंने कुछ आपको थोड़ा सा मिस्टेक गलती से बता दिया था। तो कौन था, गूगल डूडल पे किसकी फ़ोटो सेलेक्ट हुई थी, तो मृणाली साराभाई की हुई थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित जो अन्य कलाकार हैं, तो पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम हैं, S.K. सरोज हैं, माल विकार सरकार हैं, अलारमेल वेल्ली हैं, मीनाक्षी श्रीनिवास हैं, गीता चंद्रन हैं, और सुधा चंद्रन हैं, राधा श्रीधर हैं, C.V. चंद्रशेखर, हेमा मालिनी और V. दोरोस्वामी, मीनाक्षी चितरंजन, दोबारा इनका नाम रिपीट हो चुका है। ठीक है, उर्मिला सत्यनारायण, SNA 2023। ठीक है, उसके द्वारा, और जयलक्ष्मी ईश्वर और कुमारी कमला है। ठीक है, ये सभी लोग किससे संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। आप सभी इसको नोट कर, ये नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे इनका नाम देके पूछ सकते हैं कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टी बाला सरस्वती को अगर टी बाला सरस्वती के बारे में पूछे तो इनको पद्म भूषण जो है 1957 में और पद्म विभूषण 1917 में मिला था। ठीक है, अगर टी बाला सरस्वती के बारे में अगर पूछे तो पद्म भूषण 1957 और पद्म विभूषण 1977। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को पाढ़नलूर स्कूल तमिलनाडु के संस्थापक हैं। ठीक है, अगर पूछे तो ये। और नर्तकी नटराज 2019 पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, इनको कब मिला था, नर्तकी हैं नटराज, नर्तकी नटराज, इनको 2019 में पद्मश्री पहली ट्रांसजेंडर, मतलब कि जो पुरुष महिला दोनों का जिसका वो होता है तो उसको ट्रांसजेंडर बोला जाता है। इनको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, तो आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आर म्यूकनमल, ठीक है, आर म्यूकनमल 2022 का पद्मश्री किसको मिला है 2022 में, तो अंतिम देवदासी को मिला है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जिसके भी नाम रखे हैं वो परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन्हीं को ही मैं यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, तो आप सब इसको नोट कीजिएगा। अरला मेल वेल्ली जो है दूसरी सबसे कम उम्र में क्या पाई हैं, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली जो है नर्तकी हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बताया था मैंने, और दूसरी जो है सबसे कम उम्र पाने वाली जो है ये है अलारमेल वेल्ली। ठीक है, और तंजीर चौकड़ी 4 नटू और नार, ठीक है, जो हैं 4 ब्रदर हैं। इसमें इनको किसको चौकड़ी जो है ब्रदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तंजीर चौकड़ी मतलब 4 नटूवर नार। ठीक है, इसके जो हैं पोमया है, बड़ी वेलू हैं, शिवानंद और चिन्नया है। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे इनका जो परीक्षा में तंजीर चौकड़ी के बारे में पूछा जाए तो ये 4 नाम दे के पूछा जाता है, तो आप आज याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मंजुला रामास्वामी, ठीक है, मंजुला रामास्वामी और मदक्रांत राय, ठीक है, मदक्रांत राय और अपूर्वा जयरामन। ठीक है, तो ये सब किससे संबंधित हैं, उसी से संबंधित है, किसे, भरतनाट्यम से। ठीक है, तो आइए चलते आगे। इनको जो है अवार्ड उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 और ये 2023 का। आइए आगे चलते हैं। तो आज हमारे जो है शास्त्री से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको मैंने यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है, और जो प्रश्न आपके छूट गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो क्योंकि देखिए इतना जल्दी जो शास्त्री से संबंधित सारे प्रश्नों को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है, तो जितना मैं इसको रख सका कम समय की, मतलब कि ज़्यादा छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप जो है बोर ना हो, तो उसके हिसाब से मैंने इसको रखा है। तो इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो है पुनः मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।